राज्यसभा की विशेष शक्तियां, उस पर कुछ दो पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये होती है कि राज्यसभा, यदि केंद्र सरकार को राज्य सूची के किसी विषय में कानून बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए राज्यसभा अपना विधेयक पारित करती है। क्लियर। और दूसरी चीज ये होती है कि जो आपका जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, उनमें से यदि किसी सर्विसेज को हटाना या जोड़ना है, उसके लिए भी जो पहला अनुमोदन होता है वो राज्यसभा से होता है। ठीक है, ये सिर्फ दो विशेष शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास ही हैं। क्लियर, लिख लेंगे इसको। संघीय चरित्र होने के कारण, संघीय चरित्र होने के कारण, संघ यानी भारत का जो संघ है उसका संघीय ढांचा होने के कारण, संघीय चरित्र होने के कारण राज्यसभा को दो विशेष शक्तियां प्रदान की गई। राज्यसभा को दो विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो लोकसभा के पास नहीं है। जो लोकसभा के पास नहीं है। पहला, जो लोकसभा के पास नहीं है, पहला, यह संसद को राज्य सूची, यह संसद को राज्य सूची क्वेश्चन में लिखेंगे अनुच्छेद 249, यह संसद को राज्य सूची क्वेश्चन में लिखा आपने अनुच्छेद 249 में से विधि बनाने हेतु अधिकृत करती है। यह संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने को अधिकृत कर सकती है, ऐसा लिखो, अधिकृत कर सकती है। विधि मतलब कानून बनाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, यह संसद को केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए, यह संसद को केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए, यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। क्वेश्चन में लिख लेंगे अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, ठीक है, ओके। तो दो शक्तियां हैं, पहली तो एक राज्य सूची में विषय बना, राज्य सूची में विधि बना सकती है, ठीक है। दूसरी मतलब विधि यदि बनाना है तो राज्यसभा की अनुमति चाहिए या वहां से अनुमोदन चाहिए। दूसरा ये कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस वगैरह, उसमें यदि जोड़ना या घटाना कुछ भी है ना, तो उसके लिए आपको अधिकृत कौन करता है? राज्यसभा पहले, ठीक है। वो भी अनुच्छेद 312 में मेंशन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख लेंगे हेडिंग में संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार।
ये विशेषाधिकार के बारे में मैंने 105 में बताया था कि जो प्रिविलेजेस हैं संसद के जो सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 105, ठीक है, उसमें है ये, लिखेंगे संसदीय विशेषाधिकार में, संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार उन्मुक्तियां व छूटें हैं। संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इनकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त होते हैं। जैसे किसी राज्य को मतलब डिवाइड करके दो राज्य सरकार की अनुमति तो सामान्य बिल्कुल उसमें राज्य सरकार की भी अनुमति होती है। लेकिन क्या होता है, देखिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह होता है, जैसे किसी राज्य की सीमा वगैरह का निर्धारण, ठीक है, ये अनुच्छेद नाम परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में आता है। जैसे आपका अभी पहले क्या था, उड़ीसा था, उसको ओडिशा किया गया है, ठीक है, तो नाम परिवर्तन वगैरह की जो भी चीजें होती हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत होती हैं। सीमा परिवर्तन हो रहा है, जो भी चीजें, नहीं वहां पे मांगे अलग हो रही थी, ऐसा नहीं है। आंध्रा और तेलंगाना को बहुत पहले से ये मांग चली आ रही थी, इसलिए उन्होंने अलग किया था। और दूसरी चीज क्या होती है कि लोकल पार्टीज का अपना प्रिविलेज बनाने के लिए कांग्रेस ने उस समय उसको ये देखा कि अपना प्रिविलेज बना सकता है, कांग्रेस बोल रहा हूँ, सॉरी, बीजेपी भी उस समय थी। तो क्या होता है, डिवाइडिंग। जैसे देखिए अभी जो चुनाव हुआ है आंध्रा तेलंगाना में हुआ है ना, अभी रिसेंट शायद देखा होगा आप लोगों ने, उसमें बीजेपी कितनी ग्रिप बनी, 4 सीटों से डायरेक्ट को 4 से 40 सीटें पहुंची है, मतलब सॉरी 4 से 40 पहुंच गई, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी जहां गढ़ माना जाता है उसका, एक तरफ कहा जाता है, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार में संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं, संविधान ने संसदीय विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं, उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या इसकी समिति में, जो संसद के सदनों या इसकी किसी समिति में, जो संसद के सदनों या इसकी किसी समिति में जो संसद के सदनों या इसकी किसी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं, बोलते तथा हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? जो संसद के किसी सदन में हिस्सा भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। पहला तो इसमें महान्यायवादी को बताया ना कि वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है और सदन की कार्रवाई में मतलब बोल भी सकता है वो, ठीक है, सिर्फ वोट नहीं कर सकता। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? 76, अनुच्छेद 76 में, ठीक है। और राज्य वाला 165 है ना, ठीक है। लिखेंगे पहला, अब इसमें लिखिएगा सामूहिक विशेषाधिकार।
जो संसदीय विशेषाधिकार लिख रहे हैं ना, तो उसमें पहला हेडिंग डालेंगे आप सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार का मतलब जो ग्रुप में प्राप्त होते हैं, पूरे मंत्री को, पूरे समिति को, ऐसा। ठीक है, लिखेंगे संसद को अपनी रिपोर्ट वाद विवाद, संसद को अपनी रिपोर्ट वाद विवाद समझते हैं आप? डिबेट, बहस है ना। संसद को अपनी रिपोर्ट वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्य को प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। तथा अन्य को न करने देने का अधिकार है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो संसद का जो अपन सेशन चलता है, आपने देखा होगा लोकसभा वगैरह का, लोकसभा टीवी चलता है, राज्यसभा टीवी पर्सनल चलता है ना, कोई अदर चैनल जाके नहीं उस पर कुछ कर सकता है, उसके रेफरेंस से ही सब चलते हैं। ठीक है, वो कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो देखते होंगे मंत्री या मतलब कि मंत्रालय या समिति की या फिर किसी स्पेसिफिक विभाग की अलग रिपोर्ट निकलती है। कोई नहीं कर सकता कि बाहर का फलाना पब्लिकेशन गया और संसद की रिपोर्ट छाप रहा है, नहीं। ठीक है, जैसे आपकी जो इंडिया ईयर बुक आती है, भारत 2019, भारत 2020, देखा होगा किसी ने? देखा है? नहीं देखा? ठीक है, तो वो जो चीजें होती है वो सब पब्लिश करते हैं, इनका व्यक्तिगत है। ठीक है, जैसे स्पष्ट समझ लीजिए लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी व्यक्तिगत इनका न्यूज चैनल है और उसी से ही सारी कुछ वहां का पब्लिकेशन होगा, कोई भी होगा। यदि प्राइवेट चैनल भी लेंगे तो उसी का रेफरेंस लगा के लेंगे, यानी उसी का ही प्रसारण करेंगे जो उन्होंने दिखाया है। ठीक है, अदर कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है। अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है। अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसके किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, बंदी के बाद कामा, बंदी, अवरोध, कौमा, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, यह जांच कर सकती है, नहीं लिख पाए क्या? इसके किसी सदस्य को बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधित तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं इसका कि संसद का यदि कोई सदस्य है, कोई सांसद है, ठीक है, राज्यसभा का हो या लोकसभा का, तो उसके ऊपर यदि कोई मतलब कोई केस लग रहा है, ठीक है, उसको जेल हो रही है या कोई भी चीजें हैं, तो वो तुरंत सूचना प्राप्त कर सकती है संबंधित पुलिस विभाग से, संबंधित राज्य से या संबंधित जो भी एजेंसी जहां कर रही है। ठीक है, ये इसको विशेषाधिकार होता है कि तत्काल सूचना प्राप्त कर सकती है, इवन रोक तक लगा सकती है। ठीक है, जब सेशन चालू होता है, सेशन के दौरान गिरफ्तारी वगैरह तक नहीं होती है।
चाहे वो कुछ भी करके आए। लिखेंगे न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। न्यायालय इसके सदन की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। न्यायालय इसके कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। और लास्ट लिखेंगे इसमें पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना, पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, पेन नहीं है क्या? हाँ? पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और ना ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती। और ना ही कानूनी कार्यवाही की जा सकती। ठीक है, पीठासीन अधिकारी कौन हो रहा है? लोकसभा अध्यक्ष या उधर अपना सभापति। ठीक है, कोष्टक में लीजिए सिविल या आपराधिक, इसी में लास्ट में कोष्टक में सिविल या आपराधिक कार्यवाही। अच्छा, ये सिविल कार्यवाही क्या होती है और आपराधिक कार्यवाही? सिविल या आपराधिक कार्रवाई पता है किसी को? ये बता दो, फिर मैं बताऊं। नहीं पता? देखिए, सिविल कार्रवाई वो होती है जैसे आपके जमीन संबंधी विवाद होते हैं, जमीन और संपत्ति संबंधी विवाद, ठीक है, वो सिविल कार्रवाई में आती। यदि वो मुकदमे चल रहे हैं आपके ऊपर ना, तो ये आपको आपराधिक प्रकरण नहीं माना जाता है। आपकी सरकारी नौकरी वगैरह में कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। सिविल कार्रवाई मतलब आपकी जमीन किसी ने मतलब कि जब्त कर ली है या फिर आपने किसी का कर लिया, ऐसे मुकदमे चल रहे हैं सिविल, वो आपराधिक मामले नहीं माने जाते। ठीक है, और आपराधिक वाले ये होते हैं जिसको आप दीवानी और फौजदारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दीवानी वाले वही राजस्व से संबंधित जो मामले होते हैं, और फौजदारी वाले मारपीट जो भी आगे फिर मर्डर तक। क्लियर? तो वो फौजदारी में आते हैं। इसी तरह इसको सिविल या आपराधिक बोलते हैं। सिविल न्यायालय जो होता है वही आपका जमीन संबंधी, राजस्व संबंधी, रेवेन्यू का। ठीक है, और ये आपका आपराधिक वाला अलग हो जाता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो इनमें इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक ये पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देगा तब ही उनके संसद के सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, अदरवाइज नो। ठीक है, चलिए लिखेंगे अब अगला थोड़ा सा इसी में व्यक्तिगत अधिकार। अभी आप लिख रहे थे सामूहिक अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार में आपने पहला लिखा सामूहिक विशेषाधिकार, उसके बाद दूसरा आप लिख रहे हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। ठीक है, तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार में पहला लिखेंगे संसद की कार्यवाही के दौरान, संसद की कार्यवाही के दौरान संसद की कार्यवाही के दौरान ठीक है, कॉमा लगाइए, कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व, कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक संसद कार्यवाही के दौरान। ठीक है, पहला पॉइंट, कार्यवाही चलने के 40 दिन पूर्व। क्लियर? दूसरा पॉइंट, और तीसरे में 40 दिन होने के बाद तक संसद सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता।
संसद सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लिखेंगे इसी के साथ, यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है। यह अधिकार केवल नागरिक वही सिविल, ठीक है, दीवानी जिसको बोल रहे हो आप, यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। ठीक है, अगले लिखेंगे, इन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। किसे? संसद के सदस्यों की। ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। इन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है बोली गई किसी भी बात या विचार के लिए, बोली के लिए व्यक्त किया, ऐसा लिख लीजिए, व्यक्त की गई किसी बात या विचार के लिए, व्यक्त की गई किसी बात या विचार के लिए न्यायालय के किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि कुछ भी बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, इनके लिए जरूरी नहीं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। व्यक्त की गई किसी बात या विचार के लिए न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, मतलब यदि कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके आप जांच नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये उसके अंदर की चीजें हैं। यदि संसदीय पैनल ही यदि मान लीजिए कोई असभ्यता या अभद्रता कर रहा है किसी से, तो संसदीय पैनल खुद ही कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, लेकिन बाहर की न्यायालय या पुलिस नहीं कर सकती। बाहर वाले सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं उनका ले जाके संसद के बाहर, लेकिन न्यायालय या कोई भी संस्था नहीं कर सकती उसकी जांच। क्लियर। दूसरी चीज, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक सिख सांसद थे, क्या मान सिंह नाम है क्या, सुना किसी ने? मान सिंह, इन्होंने कुछ मतलब कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। 2 साल 1.5 साल पहले की बात है ये, नहीं पता? वेरी गुड। तीसरा लिखेंगे, वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। ठीक है, वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं तथा संसद के सत्र के दौरान किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में उपस्थित होने से मना कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, यदि संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र मतलब शीतकालीन सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है या मानसून सत्र चल रहा है, 3 में से कोई सत्र चल रहा है और उस दौरान इनकी कोई पेशी आ जाती है न्यायालय में,
ठीक है, किसी भी मुकदमे के लिए, तो वो वहां मना कर सकते हैं जाने से या नहीं जाएंगे, ठीक है, तब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी न्यायालय द्वारा, ठीक है। ये चीज है, मोटी मोटी समझिए। ठीक है, अगला डालेंगे हेडिंग संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, लिखेंगे इसमें संसद की भारी भरकम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संसद की भारी भरकम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद की भारी भरकम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, जो निम्न दो प्रकार की होती हैं। जो निम्न दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे स्थायी समितियां, परमानेंट कमिटीज जिसको बोलते हैं, स्थायी समितियां। स्थायी समितियां, इसमें आप पहला नंबर डालेंगे टॉपिक फर्स्ट ना, वित्त समितियां। स्थायी समितियों में भी हेडिंग है आपका वित्त समितियां। ठीक है, इसमें आप ए नंबर डाल लीजिए, का नंबर डाल लीजिए। पहला लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। ठीक है, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाली समितियों में से है ये। ठीक है, लोक लेखा समिति लिखेंगे पहला। हाँ, लोक लेखा समिति को डिटेल कीजिएगा। ठीक है, पहला इसमें आप लिख रहे हैं, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम वही 1919 वाला अधिनियम जो था, क्लियर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। (1921) में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। ये 1921 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में आया। ठीक है, किस एक्ट के तहत हुआ? 1919 का अधिनियम। कब हुआ? तो 1921। ठीक है, वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, ये भी कई बार आया है, मतलब पूरे इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिएगा 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ठीक है, मतलब इसके जो सदस्य हैं 22 सदस्य हैं टोटल, तो 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। ओके, ओके, दूसरा लिखेंगे
वित्त समितियों में ही है अब प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। थे कौन ये? सुना है ना? पहला बजट किसने पेश किया था? यही किए थे। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा हूं। और संविधान मतलब संविधान बनने के बाद है यार किसी को? पता करके आना कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। ठीक है, ये भी परीक्षाओं में आया है, आपके लूसेंट के टॉपिक में बनता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, बजट किस अनुच्छेद में है? बजट किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। 112 में 112 में है। ठीक है, और वित्त विधेयक तो धन विधेयक 110 ठीक है, 110 में आपका धन विधेयक है और 117 में आपका वित्त विधेयक है। ठीक है, और उसके बाद 112 में आपका बजट है, याद रखिएगा। चलिए लिखेंगे प्राक्कलन में। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, मतलब शुरू में मूलतः इसमें 25 सदस्य थे। बाद में मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, बाद में 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। बाद में 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ठीक है, 30 कर दी गई तथा ये 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सो देयर इज 30 मेंबर इन द एस्टिमेट कमेटी, दैट इज प्राक्कलन समिति जिसको आप बोल रहे हो, एस्टिमेट कमेटी। ठीक है ना, विच इज आर सोनली फ्रॉम द लोकसभा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से लोकसभा से होते हैं। ठीक है ना, देयर इज नो एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा इन द एस्टिमेट कमेटी, यानी आपके प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। लोक लेखा समिति में 7 है राज्यसभा से और 15 है लोकसभा से। ठीक है, टोटल है 22, इसमें टोटल कितने हैं? 30। ठीक है, और 25 मूलतः थे, मतलब बेसिकली शुरुआत में, फिर उसके बाद 1956 में बढ़ा के 30 कर दिया गया। ठीक है, तब से 30 सदस्य ही हैं। ठीक है, हालांकि मैं जान रहा था ये 25 लिखाना ही घातक है। ये बोल रहे थे जो 25 सदस्य लोकसभा के थे। हाँ, टोटल तब भी लोकसभा के थे और जब बढ़ा भी दिए गए तब भी लोकसभा के थे। ठीक है,
इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष, इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, तीसरा डालेंगे सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, सर ये वित्त समिति का प्रकार हो ना? हाँ, ये 3 जो मैं बता रहा हूं ना, ये वित्त प्रकार, ये लास्ट है वित्त की। ठीक है, लिखेंगे पहला, यह समिति 1964 में, यह समिति 1964 में यह समिति 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित की गई। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित की गई। इसमें सदस्य संख्या 22 होती है। इसमें सदस्य संख्या 22 होती है। इसमें सदस्य संख्या 22 होती है। कोष्टक में लिख लीजिए 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, सेम। ठीक है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। अगला लिख लेंगे, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है एवं कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। एवं कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, ओके। आपने लिखा है स्थायी समिति में वित्त समितियां आपकी पूरी हो गई। ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे दूसरा इसमें? बस छोड़ दो, मत लिखो, जो बची है वो आपके काम की है नहीं। अब हेडिंग डाल लीजिए उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य हैं, मतलब कितने जज हैं, पता है किसी को? हाँ,
ठीक है, 34 है, 34, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट डालेंगे हेडिंग, आप उच्चतम न्यायालय लिखेंगे पहला। अमेरिकी संविधान के विपरीत, अमेरिकी संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है, व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र आदि का उल्लेख है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश सहित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र आदि का उल्लेख है, आदि का उल्लेख है। ठीक है। फिर आगे लिख रहे हैं आप, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, ठीक है, ये आपका जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको इंक्लूडेड है। ठीक है। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश भी मिला के, हाँ, मुख्य न्यायाधीश भी मिला के। ठीक है, लिखेंगे। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या
मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निश्चित थी। 8 मतलब जो बेसिकली सबसे शुरू में थे तो 8 थे, ये भी परीक्षाओं में आया है। और वर्तमान में कितने हैं? 34। ठीक है, वो भी मुख्य न्यायाधीश जो मिला के, न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश जो है, ठीक है, इनको मिला के टोटल 34 है। लिखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। की सलाह के बाद करता है। फिर से बोल दो क्या? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। मतलब यदि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त कर रहा है तो सारे जो हाई कोर्ट है उनका सलाह ले सकता है, लेकिन यदि अब किसी न्यायाधीश की यदि नियुक्ति कर रहा है तो वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा कि इसको हम करें कि ना करें जैसा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। परामर्श या सलाह जो भी समझ लीजिए। हाँ, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यायाधीश के ऊपर जो अपना अभियोग लगता है वो, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और वेतन भत्ते जैसा तो है नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बताए ही जा चुके हैं। योग्यता वही 10 साल वकालत करें या फिर हाई कोर्ट के जज हों, ठीक है, यही मेन चीज रहती है। इनकी कोई स्पेशल योग्यता नहीं होती। वकीलों को ही ज्यादातर कर दिया जाता है जिसका जितना बड़ा जुगाड़ हुआ, और सबसे बड़ी फिर योग्यता होती है कि है वाकई मेरी फेमस है तो उस आधार पे होता है। ठीक है, सबसे बड़े इसमें जो आपका इनका है उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, वह आपका क्षेत्राधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश, अपीलीय, सलाहकार वगैरह। ठीक है, ये आपको मैंने बताया अभी कि अपील यानी अपील करने वाला जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है परीक्षाओं में। तो अपन कल बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार के बारे में। ठीक है।
और इनकी स्वतंत्रता के लिए मैंने बताया कि इनका फिक्स वेतन है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनका समय कम नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनकी स्वतंत्रता के भी बिंदु हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो वही इसमें आपको लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो मैंने बताया था, आपको इंपॉर्टेंट उसके आर्टिकल जो हैं याद रखने हैं, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 में है, हाई कोर्ट कितने में है? 214 में, ठीक है। मध्य प्रदेश की कितनी हैं? 3, मतलब टोटल मेन जो है 2 खंडपीठ हैं और 1 मुख्य, है ना, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। क्लियर। मैंने 2-3 चीज़ इसमें और भी बताई थी। 1962 में 3 1865 में 3 हाई कोर्ट आए थे, क्लियर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में आया था। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 200 वर्ष पूरे होने पर भी मतलब उसकी वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि दिल्ली में कब से है? 1966 से, ठीक है। एक ऐसा यूटी है पहला जिसपे मतलब कि इसका अपना हाई कोर्ट है, क्लियर। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। योग्यता भी आपको वही बताया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज में जो योग्यता में डिफरेंस था मेन ये कि सुप्रीम कोर्ट को लिए प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के लिए ये कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। और क्या था? और जो उसकी शक्तियां वगैरह बताई गई थी तो वही अभिलेख न्यायालय, मतलब कि आपका जो कार्य करने के लिए है उसकी न्यायिक शक्तियां वगैरह, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है आपका न्यायाधीशों को हटाना। न्यायाधीशों को हटाने के लिए सीधी बात ये है कि 2 मुख्य रीजन होते हैं। एक होता है सिद्ध कदाचार और दूसरा होता है आपका यदि किसी मतलब सिद्ध कदाचार में आइए। पहले कदाचार का मतलब होता है उनका आचरण जो है वो सही ना हो, ठीक है। सबसे पहला कारण ये होता है। और दूसरी चीज पे जो इनको हटाने के लिए जो आदेश पारित करता है वो राष्ट्रपति पारित करता है। लेकिन राष्ट्रपति कब करता है? जब संसद से पास होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी न्यायाधीश के बारे में मतलब आपको अभी मतलब हटाने के लिए यदि प्रस्ताव लेके आना है तो उसी सत्र में, मतलब जिस समय ये चीजें हुई हैं तो उसके जस्ट बाद या उसी के आसपास का जो सत्र होगा उसमें आप एक अधिनियम लेके आते हैं आप, ठीक है, या प्रस्ताव लेके आते हैं। प्रस्ताव लेके आएंगे, उस प्रस्ताव को पहले आपका जो सदन का सभापति है, अध्यक्ष है, वो बोलेगा कि हाँ प्रस्ताव पेश किया जाए या नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 सदस्यीय टीम गठित की जाती है, समिति गठित की जाती है। वो समिति जांच करेगी आरोपों की, क्लियर। उसके बाद सदन में प्रस्ताव आएगा और 2/3 बहुमत से, यानी कि पूर्ण बहुमत से वो पारित होना चाहिए, ठीक है। और मतलब कि जिसको आप बोलते हो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब यदि आपकी सदस्य संख्या 500 है, ठीक है, तो इसका बहुमत मतलब 2/3 नहीं, इसका बहुमत मतलब आपका 251 इसको पारित करें और उपस्थित सदस्य जितने हैं, मान लीजिए 400 है, इसका 2/3 मतलब इसका 2/3 कितना हो जाएगा? आप लगभग ये मान के चलिए कि 133 के आसपास आएगा ये, ठीक है। और ये मान लीजिए 266, मतलब कि जो उपस्थित हैं उनका 2/3 और जितने टोटल सदस्य संख्या है सदन की, टोटल सदस्य संख्या उसका 50+1 ऐसा समझिए, ठीक है। इतने से वो पारित होना चाहिए। और यदि यहां से सदन से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति आदेश करता है। समझ में आई चीजें? यानी कि जब उसको हटाना होगा तो हम क्या करेंगे? पहले आप तो प्रस्ताव लेके आएंगे, ठीक है। जो सदन का सभापति अध्यक्ष है वो उस पर सहमति करेगा कि हाँ प्रस्ताव पेश किया जाए या नहीं किया जाए। उसके बाद 3 सदस्यीय समिति बनेगी, क्लियर, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आपका जो प्रस्ताव आता है उस पर भी 100 लोगों के साइन होने चाहिए पहले। जिस तरह अनुमोदक थे ना राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति के लिए 50 और 20, 50 राष्ट्रपति के लिए, 20 उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रस्ताव के लिए आपको 100 लोगों के पहले साइन होने चाहिए, क्लियर। उसके बाद ये चीजें आगे होती है, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली है राष्ट्रपति को पद से हटाना, लिखेंगे न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है। लिखेंगे इसमें पहला मतलब पहला नहीं, डिस्क्रिप्शन सा है, थोड़ा सा लिखेंगे 4-5 लाइन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। आदेश से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश अच्छा, आप लोगों के यहाँ की बारात अभी खत्म नहीं हुई है ना? कल भी है। मतलब जितने रोजगार बेरोजगार पेंडिंग केसेस थे सब क्लियर हो गए, है ना? कोई नहीं बचा। मेरी जानकारी में मतलब मेरे दोस्त जितने बेरोजगार या रोजगार वाले थे सब हो गए। मतलब ज्यादातर रोजगार वाले थे सब, बिल्कुल, छोटे हों बड़े हों सब। नहीं, इतनी शादी मैंने नहीं देखी अभी तक में किसी भी सेशन में, वो भी स्पेशली ठंडी में। पहले हमारे यहाँ ये माना जाता कि शादी मतलब गर्मी, है ना, गर्मी में ही। अब तो शायद ही कोई पूरी बारात अटेंड करता हो, मतलब सिर्फ वाले हो गए और वर्तमान वाले हो गए, लॉकडाउन से पहले। सही है। आप लोगों में से किसी की तो नहीं हुई अभी? बचे हुए हैं। ठीक है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही, संसद द्वारा, पूरा बोलूं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी लाइन है, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही, उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं? पहली चीज तो ये कि राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी करेगा। अपने से नहीं करेगा कि मतलब अपने से स्वेच्छा से कर सकता है। ठीक है ना? अगली लाइन लिखेंगे, प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ, प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ, प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ सदन का समर्थन मिलना आवश्यक है। विशेष बहुमत के साथ सदन का समर्थन मिलना आवश्यक है। विशेष बहुमत लिखना है कि क्या चीज होती है, कोष्टक में लिख लीजिए। ठीक है, कोष्टक बना लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए। हाँ, किसको जगह नहीं है इतनी? अच्छा, वहां पे जगह नहीं है। जहां पे आपका लाइन खत्म हुई है ना, वहीं पे कोष्टक बना के शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है। विशेष बहुमत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जब मैं संशोधन बताऊंगा ना तो सबसे ज्यादा जो टेढ़ी की है ना, सामान्य बहुमत आप समझ जाएंगे, ये इसी का, इसलिए थोड़ा सा लिखते जाइए, आसानी रहेगी आगे। विशेष बहुमत के बारे में आप लिखेंगे इसमें कोष्टक में, कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन, कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन, कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन। इसका मतलब यह है, कुल सदस्य मतलब 50 सदस्य यदि हैं, सदन का संख्या मान लीजिए 50 है तो 26 सदस्य। ठीक है, ओके। कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद, और उस सदन में मौजूद और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले, और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई का समर्थन।
सदस्यों की 2/3 का समर्थन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप सामान्यतः यदि पढ़ेंगे ना अपने से तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सदन की कुल संख्या का बहुमत, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मैंने बताया ना, मान लीजिए हमारे यहाँ की सदस्य संख्या यदि टोटल 600 मान लें तो आपको 301 लोगों का समर्थन होना चाहिए, पहली चीज। फिर दूसरा इस पे क्या है, जितने उपस्थित हो मतदान करने वाले, क्योंकि अब यहाँ पे 2 शब्द बोलेंगे ना कि कुल सदस्य मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले। यदि आपका इस पे अटॉर्नी जनरल भी उपस्थित रहता है तो क्या वो मतदान करता है? नहीं करता ना, ठीक है। आपका जो अध्यक्ष हो गया या स्पीकर हो गया वो मतदान करता है क्या? नहीं होता ना, जबकि सदस्य होता है, ठीक है ना। तो मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है। मतलब इसे यदि 600 का आप 2/3 करेंगे तो यही आएगा 400 लगभग, ठीक है। तो ये होता है बहुमत और 2/3, उपस्थित सदस्य का 2/3, ये होता है विशेष बहुमत। समझते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा यदि एक और होता है संशोधन में, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का कंसेंट यानी सहमति। तो फिर आपको ये विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कीजिए, फिर उसके बाद आधे राज्यों का। ये तो सर ऐसे किसी जीएसटी वगैरह में ऐसा यस, ठीक है, जिसपे आपका फेडरल फीचर संघात्मक जो व्यवस्था है प्रभावित होती है, उसके लिए ऐसी चीजें की जाती हैं, ठीक है। अब बंद कर लो कोष्टक। आपने लिखा मिलना आवश्यक है, इतना लिख लिया ना, कोष्टक के बाहर तक कर। हटाने के दो आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, इनकैपेबिलिटी जिसको आप बोलते हो। हटाने के दो आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता है। अक्षमता मीन टू से मान लीजिए कोई शारीरिक उनपे मतलब पैरालाइज हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, जिससे वो अपने कार्यों का संपादन प्रॉपरली ना कर पाए, ठीक है, मतलब फंक्शन प्रॉपर ना कर पाए, ठीक है। तो ये अक्षमता में आ जाएगा। और सिद्ध कदाचार यानी कि उनकी कोई गलती पकड़ी जाए या असंवैधानिक कार्य करते पकड़ा जाए, अवैध कार्य करते पकड़ा जाए, या कोई भी चीजें ऐसी समझ में आती है, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 आधार हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता, ठीक है, ओके। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इसी तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक है, सीधी बात। इसमें कोई डाउट है? दोनों को राष्ट्रपति हटाएगा। यस, क्लियर। नीचे हेडिंग डालेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग महाभियोग की प्रक्रिया। वियोग कोई नहीं है, कोई दुख नहीं है, ये महाभियोग है, ठीक है। वियोग यानी दुख होता है, जानते हैं आप लोग ना, ठीक है ना। रामायण वगैरह सुनते होंगे तो कैकेयी अपने वियोग में, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया, अच्छा। विरह, सहयोग हिंदी बोल। विरह और वियोग दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। विरह अक्सर श्रृंगारिक चीजों में जोड़ा जाता है। विरह यानी होता है बिछड़ने का दुख, ठीक है। बिछड़ने का जो दुख होता है वो विरह होता है, ठीक है। और वियोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। किसी की मृत्यु का वियोग हो सकता है, किसी से अलग होने का वियोग हो सकता है, किसी को खोने का वियोग हो सकता है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया में छोटी छोटी लाइनों में लिखेंगे, 4-5 लाइनें हैं, ठीक है।
100 सदस्य, 100 सदस्य पहला नंबर डाल के लिखेंगे। 100 सदस्य कोष्टक में लिख लेंगे लोकसभा, या LS लिख लीजिए यदि आप समझदार हैं तो। 100 सदस्य लोकसभा, अथवा 50 सदस्य कोष्टक में लिख लीजिए RS राज्यसभा। सौ सदस्य लोकसभा, 50 सदस्य राज्यसभा के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के हस्ताक्षर होता है उसी पे छोटी ई और ता जोड़ लेना। हस्ताक्षरित प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को सौंपना, पहली प्रक्रिया है ये। 100 सदस्य लोकसभा, 50 सदस्य राज्यसभा के हस्ताक्षरित प्रस्ताव सभापति या अध्यक्ष को सौंपना। नहीं लिख पाए क्या? ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है इस पे कि जो हटाने का जो प्रस्ताव है लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्य करेंगे और राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्य करेंगे। लेकिन ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन ये बनता है राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में या लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों में पेश किया जा सकता है। दोनों के लिए कॉमन लिखवा रहे हैं ना। हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया ही है ये, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। दूसरी लाइन है अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब जो अध्यक्ष या सभापति है, सभापति कहां होता है? राज्यसभा में। और अध्यक्ष लोकसभा में। उपसभापति कहां होता है? राज्यसभा में। और लोकसभा में कौन होता है? उपाध्यक्ष। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? कितने लोगों ने वो लोकसभा वाली वेबसाइट खोली थी जो मैंने बताई थी? किसी ने खोली क्या? मोबाइल है? कितने लोगों के पास नहीं है? आपके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन गुम गया? वेरी गुड, ऐसी गाड़ी भी रखती हूँ बाद में लगे तब बिल्कुल आइए, बहुत जल्दी से ये समय है आपका आने का। अच्छा, आप लोग ये दिमाग में क्या लेके चलते हो कि क्लास कितने बजे से है? अरे तुम अपना बताओ। मैं तैयार हो जाती हूँ, नहीं आता है। और स्कूटी तो एक ही है ना, लेके तो नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये बोल रहे हैं जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बैठता है चेयर पे सामने, वैसे ही राज्यसभा में क्या वो राष्ट्रपति बैठा होगा, तभी सभापति होता है। यदि उपराष्ट्रपति है राज्यसभा में तो वही बैठेगा, ठीक है। ये चीज आज तक किसी चीफ जस्टिस पे लगी है क्या? मुझे लगा प्रक्रिया लगाई गई है लेकिन कभी पास नहीं हुई है, ठीक है। रंजन गोगोई को हटाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो पास ही नहीं होती, ठीक है। सामान्य चीज नहीं होती है ना, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री होता है, जिसकी बहुमत की सरकार होती है, वही तो इनको चयन करता है। वो क्यों हटाएगा? और जिसकी सरकार का बहुमत है वो कभी पास होने देंगे? ठीक है, कभी नहीं होने देंगे। सामान्यतः ये चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। ठीक है, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिए समिति में कौन कौन रहेगा। पहला लिख लीजिए
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऑब्लिक कर लीजिए न्यायाधीश। समिति जो बनेगी 3 सदस्यीय, उसमें पहला कौन रहेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऑब्लिक न्यायाधीश, या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहला आपने लिखा था उच्चतम, सॉरी पहले में उच्च ही लिखे क्या? उच्चतम कर लीजिए उसको। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑब्लिक न्यायाधीश। दूसरे में लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और तीसरा लिखेंगे प्रख्यात न्यायविद, प्रख्यात न्यायविद। सर जब अपने खिलाफ होता है तो खुद ही बैठा रहेगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कोई दूसरा होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का होगा तो उसमें भी दूसरा होगा। ठीक है। ठीक है, 5वां पॉइंट डालेंगे। सदन, 5वां वो मेरा पॉइंट भी तो लिखना है। 5वां है। अच्छा, आपने समिति को उसी में ही लपेट दिया है ना, चौथे में ही। ठीक है, लिख लो, ये चौथा ही लिख लो। चलो, समिति के निर्णय पर सदन विचार कर सकता है। समिति के निर्णय पर सदन विचार कर सकता है। चौथे नंबर पे यदि आप लिख रहे हैं तो लिखिए समिति के निर्णय पर सदन विचार कर सकता है। ठीक, अगला लिखेंगे सदन के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अंतिम बिंदु डालिए। अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं। अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं। अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं। ठीक है, एक चीज ये क्लियर रखिए कि आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहली चीज, ये महाभियोग की प्रक्रिया उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश सभी पे समान होती है। ठीक है, किसी भी न्यायाधीश को हटाना हो या मतलब जो प्रमुख चीफ जस्टिस है उसको हटाना हो। पॉइंट क्लियर है आपका? ठीक है, किसी भी न्यायाधीश को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यहाँ के सीजे वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के लिए समान है ये। पॉइंट क्लियर? ठीक है, पहली चीज जो आपको ये बताया गया कि पहले क्या होगा, 100 सदस्य आपके लोकसभा और राज्यसभा के 50 सदस्य का समर्थन वाला प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, इस प्रस्ताव को क्या करेंगे, जांच के लिए 3 सदस्यीय आपकी समिति बनेगी या कमेटी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, क्लियर? लेकिन इसके पहले क्या होता है कि जो अध्यक्ष है, सभापति है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। चीजें यहीं पे ही खत्म हो जाती हैं अक्सर। ठीक है, जो अध्यक्ष है, सभापति, वही नकार देते हैं। क्लियर?
चीजें यहीं पे खत्म हो जाती हैं। उसके बाद यदि आती है तो 3 सदस्यीय समिति रहती है, और उस समिति में कौन रहेगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का। नीचे आएंगे तो दूसरा आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इस पे ये नहीं होगा कि हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश रहेगा, इस पे सिर्फ चीफ जस्टिस ही रहेगा हाई कोर्ट का। तीसरे में आपका न्यायविद रहेगा, कोई प्रख्यात न्यायविद जो कानून का जानकार हो। मतलब ये होता है कानून का जानकार मतलब कोई बड़ा फेमस वकील जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में जेठमलानी थे, राम जेठमलानी सुना होगा नाम, एक्सपायर हो गए अब, है ना, तो वो थे। तो ऐसे प्रख्यात न्यायविदों को रखा जाता है। क्लियर? तो ये आपकी समिति के लिए होगी। अब समिति जब अपने विचार रखती है, आरोप सिद्ध कर दिया या नहीं किया कुछ भी सदन पे, तो यदि मान लीजिए समिति ने आरोप सिद्ध भी किए हैं तो सदन उस पर विचार कर सकता है। ठीक है, सदन उस पर विचार कर सकता है, मतलब कि मान भी ले और ना भी माने। क्लियर? और यदि वो प्रस्ताव मान लीजिए आता है अब सदन पे, तो आपका विशेष बहुमत, जो मैंने आपको बताया, विशेष बहुमत क्या हुआ आपका? मतलब कि 51%। ठीक है, टोटल नंबर जितने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? या फिर प्रेजेंट मतलब कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वोटिंग के लिए उपस्थित होते हैं उनका 2/3। क्लियर? ये पास हो गया दोनों सदनों से। अब ये पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा प्रस्ताव, पारित होने के बाद तो राष्ट्रपति आदेश कर देंगे। ये महाभियोग की प्रक्रिया है। ये कई बार परीक्षाओं में आई है, मतलब कि किस प्रक्रिया के तहत कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोगों का समर्थन चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मतलब कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? दोनों में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्लियर? पीएससी वगैरह में ये सीधे स्टेप पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधे महाभियोग की प्रक्रिया पूछी जाती है, कई बार आई। ओके, लिखेंगे न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, हाँ। लिखेंगे न्यायालय के पास इसकी अवमानना, अवमानना समझ रहे हैं ना? न्यायालय के पास इसकी अवमानना, साइलेंट रहिएगा थोड़ा सा, ये बताइएगा मुझे कि अवमानना शब्द कितने लोगों ने पहले नहीं सुना है? नहीं सुना आपने? वेरी गुड। और आपने सुना है अवमानना? नहीं सुना? अवमानना शब्द ही नहीं सुना। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि नहीं मानना, आदेश ना मानना। अच्छा ठीक है। इधर आपको पता है अवमानना क्या होता है? मतलब शब्द का अर्थ बताओ, बस हिंदी शब्द है ना? ठीक है, और क्या होता है? प्रीति? मतलब या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के जो, अरे अवमानना शब्द का अर्थ बताओ, बस छोड़ दो क्या हो रहा है। मतलब किसी चीज का उल्लंघन, किसी निर्णय को ना मानना, ना मानना या उल्लंघन ना मानना। पीछे निरादर करना या इस प्रकार में बोल सकते हैं। पीछे पीछे ये आपके बगल में, आपके बगल, हाँ ये ना मानना, मतलब शाब्दिक अर्थ में जा रहे हैं अवमानना। पीछे देवी जी आप, इसके रुचि के बगल में। नहीं पता? अवमानना का इंग्लिश ही बता दो फिर। उनके पीछे नहीं पता? आप लोग हिंदी मीडियम से ही है ना?
रुचि ठीक है, वो इंग्लिश में है, आप लोग सब हिंदी में ही है, फिर भी ये शब्द नहीं सुना। आप लोग हिंदी मीडियम लास्ट में सब, हाँ। तो इसका मतलब सुन के तो यही लगता है ना कि किसी भी आदेश ना मानना आप सही समझ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है जो प्रीति ने अभी शब्द बोला, निरादर करना। ठीक है, अवमानना का वही अर्थ होता है निरादर करना। ठीक है, मानने से मतलब नहीं है, मतलब नहीं कि आदेश आप मानो या ना मानो, वो तो मनवा लेगा। ठीक है, निरादर करना, अवमानना का मतलब होता नहीं कि मतलब हम इनकी अवमानना नहीं कर सकते, हम इनका निरादर नहीं कर सकते। ठीक है, सम्मान ना करना अवमानना का मतलब होता है। ठीक है, शब्दिक अर्थ ये होता है। तो न्यायालय की अवमानना मतलब न्यायालय का सम्मान ना करना। ठीक है, आदेश मानने मतलब से नहीं है कि सिर्फ आप उसका आदेश माने या ना माने। ठीक है, आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो होता है अवमानना शब्द। ठीक है, आप लोग ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, उसकी किताब खरीदो, बहुत सारे राइटर्स की है। ठीक है, लूसेंट के अलावा भी पृथ्वीनाथ पांडे वगैरह की जो किताब है उन पे उठाइए और ढंग से पढ़िए एक बार हिंदी। हाँ सही बात है, वही तो बता रहे हैं ना कि सोचिए आप लगभग हमारी पीढ़ी के समकक्ष हैं, 1-2 साल का अंतर ही होगा, 2-3 साल का, तब आप लोगों की हिंदी ये कमजोर है, आने वालों का क्या होगा। ठीक है चलिए, अच्छा है, लिखेंगे न्यायालय, क्या लिखा आपने, न्यायालय के पास इसकी अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। न्यायालय के पास इसकी अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल, इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपए तक का अर्थदंड, या 2000 रुपए तक का अर्थदंड दोनों शामिल हैं। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपए तक का अर्थदंड दोनों शामिल हैं। नहीं लिख पाए? तो सामान्य जेल क्या होता है? जेल देखिए, एक होता है सश्रम कारावास और एक होता है कारावास। ठीक है, सश्रम कारावास में आपको जेल के अंदर काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य जेल में आप पड़े रह सकते हो। जो सश्रम कारावास होता है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ यदि कोई उद्योग चल रहा है, मिट्टी चल रही है, गार्डनिंग चल रही है, जैसे अपने यहाँ रीवा जेल है उसके सामने गार्डन है, वहाँ पे काम करते आपको कैदी दिख जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है सश्रम कारावास। और एक होता है सामान्य जेल कि आपको बेड़ के रख दिया गया भैया, ठीक है, पड़े हो कैद में। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं सामान्य जेल। और आपको ये 2000 रुपये ज्यादा सरल लग रहा होगा, है ना, वो आज का नहीं है, आज से 50 साल और 100 साल पहले जाइए। आईपीसी कब लिखी गई थी? ठीक है, 1862। उस समय 2000 रुपये इमेजिन कीजिए, आज का लगभग 2 लाख या 2 लाख से भी ज्यादा होगा उस समय का 2000। अभी इसलिए ना कि पुराने अभी कुछ बोलते हैं ना कि अपने आईपीसी रिफॉर्म हुआ नहीं है, अब वर्तमान में करेंगे तो इसका जुर्माना कम से कम 2 लाख होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये है, आपने लिखा 2000 रुपये तक अर्थदंड दोनों शामिल है। लिखेंगे न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब है, सिविल अवमानना का मतलब है सिविल अवमानना का मतलब है स्वेच्छा से किसी फैसले कौमा आदेश कौमा न्यायादेश की अवहेलना, स्वेच्छा से किसी फैसले कौमा आदेश कौमा न्यायादेश की अवहेलना, जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब, जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब
जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन, किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या कार्य करना। आपराधिक अवमानना का मतलब किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की स्थिति, जिससे न्यायालय की स्थिति कम आंकी जाए, जिससे न्यायालय की स्थिति कम आंकी जाए, उसको बदनाम किया जाए, उसको बदनाम किया जाए, न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचे, न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचे, या न्याय प्रशासन को रोका जाए, कॉमा शामिल हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आप किसी भी चीज के न्यायालय के किसी आदेश का निष्पक्ष प्रकाशन कर रहे हैं, समाज हित में उसकी आलोचना कर रहे हैं, आलोचना मतलब समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब आप किसी चीज की ऐसी आलोचना करें, मान लीजिए आप मेरी कोई आदत या बात की आप किसी के सामने क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब देखिए एक होता है निंदा करना और एक होता है आलोचना करना। निंदा मतलब कि टोटल सिर्फ निगेटिव पर्सपेक्टिव रखना, आलोचना का मतलब यह है कि उनकी कमियों को बताना और उसके लिए फिर आप सुझाव दें कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपके अंदर ये कमी तो है लेकिन आप सुझाव दे सकते हैं। इसको बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक आलोचना बोलते हैं आप। ठीक है, क्लियर। तो जैसे यदि माँ बाप आपके क्या होते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइजर ही होते हैं, आपकी वो निंदा नहीं करते कहीं पे, वो आपको सुझाव देते हैं, आपकी बुराई बताएंगे और आपको सुझाव देंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपका कोई दुश्मन है या कोई जिससे आप जो आपसे बैर रखता है तो वो आपकी सिर्फ निंदा ही करेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसी चीजें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो उसको मतलब उसको सुधारने का, रिड्रेस करने की जो मैकेनिज्म है वो आपका सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इसमें दो प्रकार की चीजें हुई जो मैंने आपको बताई। पहला हो गया आपका सिविल। ठीक है, तो सिविल यानी कि किसी भी आदेश को ना मानना या उसके अवहेलना करना। ठीक है, ये सिविल में आ गया। आपराधिक मामलों में क्या आ गया आपका कि यदि आप उसके खिलाफ कोई पैम्फलेट छपवा रहे हैं, आर्टिकल छपवा रहे हैं जिससे न्याय प्रक्रिया बाधित हो रही है या न्यायालय बदनाम हो रही है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी सिविल में और आपराधिक में। दो प्रकार के हो गए इसमें, 6 साल की कैद और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये न्यायालय की अवमानना के लिए दंड है। ओके, लिखेंगे लास्ट लाइन, न्यायालय की अवमानना पद को, न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है एवं न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में, एवं न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, मतलब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर डिफाइन नहीं किया गया है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को, न्यायालय की अवमानना को। क्लियर, कहां डिफाइन किया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ रूल
ठीक है, मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रूल 1971 न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में से परिभाषित किया गया। कोई संशोधन लाया गया होगा ना इसमें? कभी ना अधिनियम ही आया है, संशोधन कहां से होगा? संविधान में नहीं शामिल है, संविधान में ये शामिल ही नहीं है। अवहेलना अधिनियम आया 1971, उस पर स्पष्ट है ये। क्लियर? तो ये अवहेलना मतलब अवमानना आपको क्लियर हुआ, महाभियोग आपका क्लियर हुआ, ठीक है। आपने अनुच्छेद तो लिख लिए हैं, कुछ अनुच्छेद लिख लीजिए और नीचे स्टार बना के। अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225 नीचे यहीं पे लिख लीजिए। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 231 लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 में लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय। 225 में आपने लिखा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और 231 में मैंने बोला है संयुक्त न्यायालय, मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। क्या हुआ, नहीं लिख पाए हो? 225 हो गया, 231 हो गया, 224 हो गया, ठीक है। 124 आपका सुप्रीम कोर्ट वाला हो गया, ठीक है। 129 आपका क्या हो गया? अभिलेख न्यायालय, ठीक है। क्लियर? उसके बाद आपका 143 हो गया सलाह देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति वाला। और 137 हो गया आपका, 137 क्या है? साफ कल ही बताया हूं। हाँ, जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है। इतना जल्दी आर्टिकल बोलोगे यार, ठीक है। हेडिंग डालिए, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट शब्द जो होता है वो अधीनस्थ के लिए होता है। कहीं भी अधीनस्थ मतलब यदि मेरे नीचे कोई काम कर रहा है तो वो मेरे सबऑर्डिनेट होंगे, यदि मैं किसी के नीचे काम कर रहा हूं तो वो मेरे सबऑर्डिनेट, मतलब मैं उनका सबऑर्डिनेट हूं, ठीक है। SUBORDINAT सबऑर्डिनेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे को मैं खुद उसकी लोकेशन कहाँ पे बनी हुई है? अच्छा, मतलब जो वो रोड गई थी तो उसका जो फेस था वो ईस्ट साइड था और उसका वेस्ट साइड था, उसे क्या रोड पर पड़ेगा। चलो तो उनसे पूछना कि उसका पिक मिल जाए मेरे को, वो तो मुझे फॉरवर्ड कर दें। ऐसा करो, भेज दो, मैं क्लास में, ठीक है।
वही भेज दो, हो गया। मैं क्लास में बताता हूँ। तो जो मैं अधीनस्थ न्यायालय लिखा रहा हूँ ये आपके जिला न्यायालयों से आता है इसका, ठीक है। राज्य की न्यायपालिका में लिखेंगे, राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन, अधीन होता है अधीन होता है, बड़ा आ होता है, नहीं छोटा, उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन। संविधान के भाग 6 में, रोमन में लिखेंगे 6, ये संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक, सर बिना रोमन के लिख सकते? बिल्कुल नहीं, पार्ट लिख रहे हैं ना आप, इसलिए यदि आप लिख रहे हैं तो वो गलत फॉर्म है, ठीक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता, एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। लिखेंगे पहला पॉइंट, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। लेट तो नहीं हो रहा किसी को? हो रहा है? पेपर देने तुम्हें जाना होगा तो निकल जाओ, 2 बजे से पेपर है तो अभी से। इसमें हंसने जैसा क्या है? इस समय 1 घंटे पहले जाना पड़ता है, 1.5 घंटे पहले, ये पता होना चाहिए। हाँ? तो सतना तो जाने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। यार मैं अपनी 4 व्हीलर से जाता हूँ तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, बाइक से जाता हूँ तो 1.5 घंटे लगते। तुम कौन सी गाड़ी से जाओगे? 1 घंटे बैलगाड़ी से जाएगा। आराम से जाओ, ट्रैफिक इस समय ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए। कल का ट्रैफिक देखा आप लोगों ने रीवा में? हम गाड़ी लेके आ रहे थे उधर से, बाईपास से निकलना था, बैकुंठपुर से आ रहे तो ऐसा लग रहा जैसे इलाहाबाद से आ रहे हो। टोल प्लाजा में कल आधे घंटे हम लोग फंसे थे। अब सोचो, क्लियर। सबसे बड़े रीवा में एक संकट ये होता है कि यदि आप कभी 4 व्हीलर लेके घुस गए ना तो 1 घंटा आपको सिटी इस पार से उस पार करने में, ठीक है। बहुत गंदी पोजीशन रीवा में इस समय। ठीक है, लिखिए जल्दी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पहला लिखेंगे, मतलब पहले पॉइंट में आप इसको डिटेल कीजिएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति।
राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। हर एक जिला में होगा। बिल्कुल। लेकिन सर जेल कंपल्सरी नहीं है ना हर जिले में हो, जैसे क्या जरूरी नहीं होता। लिखेंगे जिला न्यायाधीश की योग्यताएं। जिला न्यायाधीश की योग्यताएं लिखेंगे ए नंबर या का नंबर। जिला न्यायाधीश की योग्यताओं में पहला, सरकारी सेवा में ना हो। सरकारी सेवा में ना हो। जिला न्यायाधीश की योग्यताओं में आप लिख रहे हैं पहला बिंदु, सरकारी सेवा में ना हो। 7 वर्ष मतलब कम से कम है ये, ठीक है। 7 वर्ष अधिवक्ता का अनुभव हो। 7 वर्ष अधिवक्ता का अनुभव हो, ये ध्यान रखना, 7 वर्ष, ठीक है। गा नंबर लिखेंगे 80 नंबर, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। उच्च न्यायालय ने उसके नियुक्ति की सिफारिश की हो। ठीक है, उच्च न्यायालय ने उसके नियुक्ति की सिफारिश की हो। ठीक है, वकील कहाँ रहेगा ये रीवा में? अब यदि रीवा में वकील रहने से आपकी सिफारिश उच्च न्यायालय कर सकता है तो फिर सही है। उच्च न्यायालय ठीक है, कर तो सकता है, इसका होगा कुछ ना, ये बड़ी बात नहीं है, पर उच्च न्यायालय में होना चाहिए ना सर वकील। देखिए दूसरा पॉइंट, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी, राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी, राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न यानी जिला न्यायाधीश से अलग किसी को भी, व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है यदि राज्य लोक सेवा आयोग, भिन्न व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है यदि राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। ठीक है, जो आपका सीजे वगैरह होता है, सिविल जज के एग्जाम होते हैं एमपीपीएससी से, एलएलबी कंपल्सरी होता है, उस पर बस इतना होता है, मतलब ग्रेजुएशन आपका साथ में एलएलबी हो या बीए एलएलबी या बीए बीकॉम एलएलबी जो होता है। हाँ, एलएलबी फिर आप करेंगे तब आप उस पीएससी में बैठते हैं जो सिविल जज वगैरह होता है। ठीक है, जिसपे अभी अपने यहाँ रीवा से पिछले साल शिवांगी मैडम लोगों का हुआ था। ठीक है, तो शिवानी। ठीक है, ठीक है, तो इसी में आपका आता है। क्लियर, इनकी भी नियुक्ति कौन कर रहा है, मतलब लोक सेवा आयोग सिफारिश कर रहे हैं, एमपीपीएससी से सेलेक्ट हो रहे हैं तो। ठीक है, ओके। इनमें जो न्यायालय की पदस्थापना जो सारा सिस्टम होता है ना, वो उच्च न्यायालय देखता है डिस्ट्रिक्ट जज में। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट, व्याख्या। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत, इसको लिख लीजिए, कल मैं डिटेल में बताऊंगा इसको। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, अपर
जिला न्यायाधीश, कॉमा संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, कॉमा उसके बाद ना सहायक जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं। एवं सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इनके बारे में मैं कल डिटेल से बताऊंगा आपको।